वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। जैसा कि हमें पता है कि जयपुर ब्रांच कोविड के लिए हेल्प डेस्क खोला है और उसी सिलसिले के अंदर हम लोग जयपुर के जाने माने एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जिन उनसे हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग्स कर रहे हैं। उनकी हम राय ले रहे हैं कि कैसे कोविड के अंदर हम बचें और क्या हम सावधानी बरतें। उसी के अंदर आज हमारे साथ डॉक्टर अमित शर्मा जी हैं। तो मैं पूरे जयपुर ब्रांच की तरफ से डॉक्टर साहब का स्वागत करता हूं और धन्यवाद देना चाहूंगा उनको कि उन्होंने इस समय के अंदर हमारे लिए समय निकाला। और जो हमारी सीए फैमिली है सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 9,000 के आसपास चार्टेड अकाउंटेंट है, 35,000 हमारे सीए स्टूडेंट है जयपुर ब्रांच में। फैमिली की बात करूं तो मोर देन 1 लाख जो पर्सन होंगे, पीपल्स होंगे, पूरे फैमिली मेंबर जोड़ के वो सब इस प्रोग्राम को देखेंगे और जो भी प्रोग्राम्स में आप इनपुट देंगे उसको पूरा फॉलो करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। So, good afternoon, everyone. In this difficult time of COVID-19, our warriors have finally found a ray of hope as blood donation and plasma donation. Today, we have with us Dr. Amit Sharma, sir, Senior Professor at SMS Medical College, and he will try and explain us the basics about plasma donation and blood donation. Sir, आप थोड़ा सा explain करिए कि plasma donation, blood donation होता क्या है, इसका basics क्या है? देखिए, ब्लड डोनेशन तो बहुत सिंपल प्रोसीजर है। इसमें आप लोग ब्लड बैंक्स में जाते हैं या कुछ कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, आउटडोर कैंप्स, और उसके अंदर हम डॉक्टर्स जो भी डोनर है उसकी स्क्रीनिंग करते हैं, कुछ टेस्ट करते हैं और उसके बाद उनका ब्लड लिया जाता है। दैट इज नोन एज होल ब्लड। उस होल ब्लड को हम इमीडिएटली विद इन 2 to 6 आवर्स के अंदर ब्लड बैंक में ट्रांसपोर्ट करते हैं और वहाँ उनकी कंपोनेंट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स बना लेते हैं। That is a simple blood donation. But nowadays, this convalescent plasma is very important क्योंकि जो कोरोना काल चल रहा है इसमें sometimes few percentage of the patients become very serious. उन पेशेंट्स की लाइफ सेविंग के लिए हम कन्वोल्सेंट प्लाज्मा थेरापी यूज कर रहे हैं, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कन्वोल्सेंट प्लाज्मा थेरापी और ब्लड डोनेशन सेम है, काफी एक तरह से आप समझ सकते हैं सिस्टर कंसर्न की तरह से हैं। और बट कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरापी के अंदर डोनर्स को थोड़ा सा ज़्यादा हम टाइम लेते हैं, कंसेंट्स ली जाती है, उनको फुल प्रोसीजर एक्सप्लेन किया जाता है और फिर उनके द्वारा डोनेट किया गया प्लाज्मा जो सीरियस पेशेंट्स हैं उनको ट्रांसफ्यूज किया जाता है। तो सर, बेसिक प्लाज्मा थेरेपी हम किस पेशेंट को कब देते हैं, मतलब कौन सी स्टेज ऑफ कोविड में आप रिकमेंड करेंगे कि आप प्लाज्मा थेरेपी पे जाना चाहिए? मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोविड के पेशेंट्स अभी 4 कैटेगरी में आ रहे हैं। एक कैटेगरी है एसिम्प्टोमेटिक, यानी कि उनको ना कोई साइन है ना कोई सिम्टम्स है बट वो कोविड पॉजिटिव है। दूसरी कैटेगरी है जिनके सिम्टम्स हैं, इनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, माइल्ड कैटेगरी, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड के होता है, थोड़ा सा मैलेज होता है और वो रिकवर होता है। तो मोस्टली जो पेशेंट्स हैं वो माइल्ड कैटेगरी के अंदर, बट कुछ पेशेंट्स जो कि मॉडरेट में आते हैं उनको फीवर, मैलेज, सोर थ्रोट, कॉफ, डायरिया, इसके साथ साथ एक्जेशनल डिस्निया रहता है, हाइपोक्सिया रहता है। और जो सीवियर पेशेंट्स होते हैं उसके अंदर उनको अक्यूट सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम डेवलप हो जाता है, वो अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में चले जाते हैं। अगर उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट टाइमली नहीं दिया जाए, उनको आईसीयू में एडमिट करके प्रॉपर थेरापी नहीं दी जाए तो उनको दिक्कत रहती है। So, who can donate plasma? I mean, what are the basic guidelines for donating? Someone to donate, जिसको डोनेट करना हो तो कैसे, क्या बेसिक गाइडलाइंस होती है डोनेशन की? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। कौन है जो डोनर्स जो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं? मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि कोई भी पेशेंट जिसको कि कोविड-19 डिजीज हुई है और वो डिजीज हमने RT-PCR कंफर्म करी है और वो पेशेंट उस डिजीज से रिकवर हो गया है और अब उसको कोई सिम्टम्स नहीं है, वो पेशेंट आफ्टर रिकवरी
प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। इसमें ICMR के कुछ क्राइटेरिया हैं, वो क्राइटेरिया मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो डोनर है वो 18 ईयर्स से अबव होना चाहिए और 65 ईयर्स से कम होना चाहिए, यानी कि 18 ईयर्स टू 65 ईयर्स का रिकवर्ड पेशेंट अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। दूसरा, पेशेंट का सिम्पटम्स फ्री 14 डेज प्लस 2 RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आने चाहिए, या पेशेंट आफ्टर रिकवरी 28 डेज ऑफ रिकवरी सिम्टम लेस होना चाहिए। सेकेंडली, जो डोनर ब्लड प्लाज्मा डोनेट करना चाह रहा है उसके लिए हम सारी स्क्रीनिंग करते हैं, जो कि ब्लड डोनेशन के लिए जो स्क्रीनिंग्स होती हैं वो स्क्रीनिंग उनके लिए भी करी जाती है। उनको वहाँ बुलाया जाता है, उनका CBC कराया जाता है, उनका हीमोग्लोबिन कराया जाता है, उनकी TTI स्क्रीनिंग होती है। TTI मीन्स ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो होते हैं उनके लिए, सिफिलिस के लिए, मलेरिया के लिए, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, इन सब के लिए उनकी स्क्रीनिंग करी जाती है। इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो है ध्यान देने की है कि ये डोनर्स या तो मेल्स हों या नली पैरस फीमेल्स हों। नली पैरस फीमेल्स मतलब जिन फीमेल्स को कभी प्रेगनेंसी नहीं हुई हो वो ही फीमेल्स डोनेट कर सकते हैं। तीसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज है कि इसके अंदर जो डोनर ब्लड डोनेट करता है उसके क्राइटेरिया हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के, वो सारे क्राइटेरिया इसके ऊपर लागू होंगे, यानी कि पेशेंट की काउंसलिंग होगी, उसकी स्क्रीनिंग होगी, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, उसकी डोनर्स को से कंसेंट ली जाएगी, उसके बाद उसके टोटल सीरम प्रोटीन क्या है, TTI लेवल क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, और उसका जो प्लाज्मा है उसका एक सैंपल लेकर उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स का टेस्ट किया जाएगा कि वो IgM और IgG उसके अंदर है या नहीं है। क्योंकि अगर IgM के लिए अगर वो पॉजिटिव आता है तो खुद पेशेंट जो डोनर है वो खुद एक्टिव फेज के अंदर है, तो उसका IgM नेगेटिव होना और IgG पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। और उसके जो प्लाज्मा को हम एक टाइट्रेशन करते हैं कि कितनी एंटीबॉडीज इसके ब्लड के अंदर है। तो ये सब क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद ही हम उस पेशेंट को जो कि कोविड-19 डिजीज से रिकवर्ड हुआ है उसका प्लाज्मा डोनेट कराते हैं। So, where are the centers located where a donor can get the plasma donation done or the therapy can done? I mean, हमें कैसे एज अ लेमैन पर्सन हमें कैसे पता लगेगा कोई हॉस्पिटल या कोई सेंटर लीगली एंड प्रोफेशनली एलिजिबल है ये थेरेपी करने के लिए? देखिए, अपना एक राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी होती है, RSEX कहलाती है, इसके अंडर और दूसरा जो अपना ड्रग एंड कंट्रोलर डिपार्टमेंट है उसके अंदर सारे ब्लड बैंक आते हैं। कोई भी ब्लड बैंक विदाउट लाइसेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसको एक लाइसेंस प्रोवाइड करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है, उनके पास ये लिस्ट है कि अभी उन्होंने प्लाज्मा थेरापी के लिए किस किस ब्लड बैंक को लाइसेंस दी है। तो आप राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी को अगर आपको वहाँ फोन करके या पर्सनली वहाँ से लिस्ट मंगवा सकते हैं, वो आपको बताएंगे। जैसे मेरे को कुछ आइडिया है कि कुछ जगहों का, नॉट फुली, अभी SMS हॉस्पिटल है, महात्मा गांधी है, ये सेंटर्स जो हैं इनके अंदर प्लाज्मा थेरापी हो रही। तो आप जो भी प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं या प्लाज्मा आप वहां से इन्हीं जगहों से ले सकते हैं। बट राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी आपको सही और कंप्लीट जानकारी देगी। जितने मेडिकल कॉलेज हैं अभी उदयपुर के अंदर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, उन सब के अंदर प्लाज्मा थेरापी के लिए लाइसेंस मिला हुआ है और वो वर्क करता है। So, what is the process of donation and how the therapy is being conducted on the patient? I mean, वो पूरा प्रोसेस क्या है? देखिए, प्रोसेस ये है कि सबसे पहले तो क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि आपको किस पेशेंट को प्लाज्मा चाहिए। सबसे पहले मैंने बताया था कि प्लाज्मा
ये फिजिशियन डिसाइड करेगा, जो ट्रीटिंग फिजिशियन है वो डिसाइड करेंगे कि हमारा कौन सा पेशेंट है जो मॉडरेटली या सीवियरली इल है, उसके वो रिक्वेजिशन फॉर्म्स होंगे वो ब्लड बैंक के अंदर भेजेंगे। उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ये है कि जो पेशेंट है वो 18 ईयर्स से अबव एज का होना चाहिए। दूसरा, वो पेशेंट कोविड-19 के लिए RT-PCR टेक्निक से उसका ब्लड टेस्ट, वो क्या नेजल स्वाब टेस्ट पॉजिटिव आना जरूरी है। तीसरा एक क्राइटेरिया है फिजिशियंस, एक PaO2 का रेशियो होता है FiO2 से, वो मोर देन 200 टू 300 के बीच में होना चाहिए। अगर लेस देन 200 होता है तो उसको प्लाज्मा थेरेपी नहीं देते हैं। अगर पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 24 पर मिनट है, या उसका पार्शियल ऑक्सीजन जो सैचुरेशन जो है रूम एयर के ऊपर लेस देन 93%। अभी आपने देखा होगा कि पल्स ऑक्सीमीटर्स का काफी चलन चल रहा है, तो पल्स ऑक्सीमीटर में अगर आप देखते हैं तो रूम एयर के ऊपर अगर उसकी परसेंटेज 93 से कम आ रही है, उस पेशेंट को प्लाज्मा थेरेपी के लिए एडवाइस किया जाता है। साथ ही साथ फिजिशियन ये नोट करेगा कि उसको क्लिनिकली उसको कोई हाइपोक्सिक फीलिंग है, ब्रेथलेसनेस है, हाइपोक्सिया है, या उसको फीवर है, कॉफ है, मैलेज है। इन सब के बाद एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि उसका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है, एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी हम देते हैं, अगर हमने वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी दी उसके बावजूद भी उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन 93 से कम ही रहता है, ऐसे पेशेंट्स को हम लोग प्लाज्मा थेरेपी के लिए एडवाइस करते हैं। लेकिन प्लाज्मा थेरेपी एडवाइस करने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक डिजीज होती है IgA डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये इस पेशेंट को नहीं होना चाहिए, ऑल्दो इट इज रेयर, लेकिन इसकी हिस्ट्री जरूर होनी चाहिए कि कहीं पेशेंट को IgA डेफिशिएंसी सिंड्रोम तो नहीं है। दूसरा क्या है कि कुछ क्राइटेरिया हैं, उसके अंदर हम पेशेंट्स को प्लाज्मा थेरेपी नहीं देते हैं। सपोज कोई फीमेल पेशेंट है, प्रेग्नेंट है, हम नहीं दे सकते। ब्रेस्ट फीड पेशेंट अगर वो है उसको हम नहीं देंगे। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई रिएक्शन हो चुकी है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन ब्लड से या ब्लड प्रोडक्ट से, या वो हाइपर सेंसिटिविटी है उसको भी प्लाज्मा थेरेपी नहीं देते हैं। एक अगर कोई पेशेंट ने किसी और डिजीज के लिए इम्यूनोग्लोबिन्स लिए हों 30 दिन के अंदर अंदर, उनको भी हम प्लाज्मा थेरेपी नहीं देंगे। अगर पेशेंट शॉक में है, यानी कि उसका BP ड्रग्स के थ्रू मेंटेन किया जा रहा है, ऐसे पेशेंट्स को भी हम प्लाज्मा नहीं देंगे। अब हमारे पास ये है, आपका कहना सही है कि जिनको अपन प्लाज्मा दे सकते हैं उसके लिए क्या प्रोसीजर है। वहाँ जो फिजिशियन है वो उसके ब्लड ग्रुप, ब्लड सैंपल्स, रिक्वेजिशन फॉर्म, कंसेंट फॉर्म सब लेके ब्लड बैंक के अंदर भेजते हैं। ब्लड बैंक के अंदर वहाँ ये देखा जाता है कि इसका जो पेशेंट को ब्लड चाहिए, जो प्लाज्मा चाहिए, और ब्लड बैंक में जो प्लाज्मा है वो कॉम्पेटिबल है कि नहीं। कॉम्पेटिबल ब्लड और प्लाज्मा का मतलब ये है कि जो पेशेंट का ग्रुप है वही ग्रुप का डोनर होना चाहिए। लेकिन अगर सपोज किसी का A ग्रुप है और A प्लाज्मा नहीं मिल रहा है तो हम उसको AB का प्लाज्मा दे सकते हैं। लेकिन हम प्रेफरेंस A है तो B का रखेंगे, O है तो O का रखेंगे। बट अगर हम ब्लड किसी को ट्रांसफ्यूज करते हैं तो मैम हम एक ABO ग्रुपिंग और RH ग्रुपिंग करते हैं। प्लाज्मा के अंदर हम केवल ABO ग्रुपिंग करते हैं। तो मैं आप सब लोगों से सिंसियरली रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप प्लाज्मा लेने जाएं तो ABO ग्रुपिंग अगर कंपेटेबल मिल रही है और डॉक्टर्स खुद बहुत इसके प्रति सेंसिटिव होते हैं, वो आपको वही प्लाज्मा देंगे जो पेशेंट को कोई एडवर्स इफेक्ट ना करे। सर, साइड इफेक्ट्स क्या होंगे डोनर पे अगर कोई डोनर डोनेट करता है प्लाज्मा? तो देखिए, आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे तो एज सच कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, बट माइल्ड साइड इफेक्ट्स कभी कभी हो जाते हैं। उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है एक तो एंजाइटी। कई बार क्या होता है कि जो ब्लड डोनेट करते हैं वो एक प्रोसीजर होता है जो 8 से 10 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि आपको एक मशीन के ऊपर लिया जाता है, उस मशीन के बाद आपका ब्लड
आपके शरीर से बाहर निकाला जाता है और एक सेंट्रीफ्यूज करके जो पार्ट हमको चाहिए, हमको जो लिक्विड प्लाज्मा चाहिए वो हम रखते हैं, बाकी री इन्फ्यूज कर दिया जाता है। तो इस पूरे प्रोसीजर में 2 to 3 आवर्स का टाइम लगता है। तो कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को एंजाइटी होने लग जाती है कि भई हमको इतना टाइम क्यों लग रहा है। दूसरा, कई बार टिंगलिंग सेंसेशंस होने लग जाते हैं, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, तो उस समय अगर वो टिंगलिंग सेंसेशन बतला रहा है तो डॉक्टर्स को बोलते हैं, तो वो उनको कैल्शियम और वो सब दे देते हैं। एक कई बार ये होता है कि जो वेन पंक्चर करी जाती है, जिस साइड से ब्लड लिया जाता है, वहाँ थोड़ा पेन हो सकता है। तो एंजाइटी होना, थोड़ा सा पेन एट द साइट ऑफ वेनी पंक्चर और टिंगलिंग सेंसेशन, ये ही थोड़े से साइड इफेक्ट्स हैं जो डोनर को हो सकते हैं। Sir, how the plasma is stored and for how last it will कब तक ये रहता है यूजेबल? डीप फ्रीज होते हैं -80 डिग्री के, उसके अंदर हम इनको ट्रांसफर कर देते हैं और आप मान के चलिए कि 1 साल तक ये लिया जा सकता है। सर, बहुत मिथ क्रिएट हुआ है, सब लोग डरते हैं कि प्लाज्मा डोनेट करें नहीं करें। ऑलरेडी हम कोविड से रिकवर हुए हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आप लोग का मिथ हम कैसे दूर कर सकते हैं? देखिए, नई थेरापी है। जिस तरह से आज के 20 साल पहले लोग ब्लड डोनेट करने के लिए बहुत एंजाइटी फील करते थे, मना कर देते थे, उनको हमने एजुकेट किया। उसी तरह हमको प्लाज्मा थेरापी के लिए भी हमको इनको एजुकेट करना पड़ेगा। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी आपकी टीम जाए और वहाँ जो अथॉरिटीज़ हैं एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लें, एक पूरी आप छोटी फिल्म 20-25 मिनट की बनाएं, जिसमें वो डोनर जो है वो प्लाज्मा डोनेट करते हुए उसको आप दिखाएं, और वो पिक्चर्स आपकी टीवी के ऊपर या कहीं और अगर लोग देखेंगे तो डेफिनेटली उससे इम्प्रेस होंगे और मोटिवेट। सर, व्हाट इज द सक्सेस रेट ऑफ दिस थेरेपी इन द केस ऑफ कोविड-19? हम क्या मान सकते हैं कि हाँ, प्लाज्मा देने के बाद भी क्या सक्सेस रेट है कि कोई पेशेंट ठीक हो जाएगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जब पेशेंट की लाइफ बहुत सीरियस होती है उस कंडीशन में हम उनको एंटीबायोटिक्स भी देते हैं, एंटीवायरल भी देते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी दी जाती है, एंटीपायरेटिक भी दी जाती है, ऑक्सीजन भी दी जाती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दिए जाते हैं, हम उनको लो डोज हिपेरिन्स भी देते हैं। कहने का मतलब है कि हमको बहुत सारी थेरापी, बहुत सारी ड्रग्स, बहुत सारे इंटरवेंशंस करे जाते हैं। अभी हम इससे कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते कि इसमें प्लाज्मा थेरापी का कितना बड़ा रोल है, या एंटी वायरल का कितना बड़ा रोल है, या एंटीबायोटिक्स का कितना बड़ा रोल है, क्योंकि जो ट्रायल्स होती हैं उसके अंदर क्या होता है कि एक सिंगल ड्रग को रखा जाता है और एक कंट्रोल ग्रुप रखा जाता है, यानी कि हम केवल एक ही ड्रग देंगे और एक ग्रुप को हम प्लेसिबो देंगे। ब्लाइंड वो रिसर्च करी जाती है। लेकिन इस समय जब लाइफ किसी की जा रही है तो हम इस तरह का वर्क करना, ऐसी ट्रायल करना, रिसर्च करना बहुत मुश्किल काम है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि इसमें कितनी सक्सेस है या क्योर करती है कि नहीं करती है, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे आपको कि प्लाज्मा थेरापी जो ड्यूरेशन ऑफ इलनेस है उसको रिड्यूस कर देती है। जो ऑर्गन डैमेज होते हैं, स्पेशली लंग्स हैं, किडनीज हैं, हार्ट है, इनको डैमेज करने से रोकती है, प्रोटेक्शन देती है। एक जो कॉम्प्लिकेशन है कोविड का, अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कॉम्प्लिकेशन, उनसे भी ये काफी बचाव करती है। तो कम प्रोटेक्शन जरूर मिलता है। एंटीबॉडीज हम डोनर की डालते हैं तो वो उस पैथोजन के अगेंस्ट, उस वायरस के अगेंस्ट लड़ाई जरूर लड़ती है, और साथ के साथ ये जो पेशेंट के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती है। तो जब तक पेशेंट का इम्यून सिस्टम खुद पूरा एक्टिवेट होकर काम करना चालू नहीं करे, उस समय तक ये काफी प्रोटेक्शन देती है। Sir, we have heard many cases जिसमें जो नीडी पेशेंट्स होते हैं वो ड्यूप्ड और चीट हो जाते हैं, कि उनको क्या प्रिकॉशंस ले, या क्या एज अ पेशेंट या डोनर प्रिकॉशंस ले जो हम ये चीटिंग या फ्रॉड से बच सकें, जो ये प्लाज्मा थेरेपी के नाम पे होता है। आजकल न्यूज़पेपर में हर दिन कोई ना कोई केस आता है। देखिए, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, जो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या एसएमएस हॉस्पिटल की बात मैं आपको कहूँगा, टोटल ट्रांसपेरेंसी। आप फिर भी जाएं, चाहे वो ब्लड के मामले में हो, चाहे प्लाज्मा थेरेपी के बारे में हो, हमको अपनी एक लिस्ट बाहर
शो करनी होती है कि आज हमारे पास कितने यूनिट ब्लड है, कौन सा कंपोनेंट कितना है, कौन सा ब्लड ग्रुप अवेलेबल है, कौन सा नहीं है, कितना प्लाज्मा है जी। और सेकेंडली गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर देखिए, ये अपना निजी मामला नहीं, गवर्नमेंट का सिस्टम है। जब गवर्नमेंट आपको ट्रांसपेरेंसी के लिए कह रही है तो हम क्यों चीज को छुपाएंगे। अब ये जरूर है कि सपोज आपके पास 1 यूनिट ऑफ ए प्लाज्मा है ना, और 4 पेशेंट्स के रिक्वेजिशन फॉर्म्स आ गए, तो सबसे पहले तो हम लोग का जो मोटो है कि हम जो एसएमएस में एडमिटेड पेशेंट्स होते हैं उनके लिए हमारी प्रायोरिटी होती है। फिर जो एसएमएस में भी होते हैं तो हम उनसे बात करते हैं कि अमंग हो कि कौन सबसे ज्यादा सीरियस। अगर हमारे पास एडुकेट अमाउंट ऑफ प्लाज्मा होता है तो हम सप्लाई कर देते हैं, अदरवाइज फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे एसएमएस को है, उसके बाद हम प्राइवेट हॉस्पिटल को ली आती है। और ये कई बार हम पर्सनल जाकर या हम फोन पे, मोबाइल पे या कैसे भी हम पता करते हैं उनको, और रिक्वेजिशन फॉर्म पे बहुत चीज क्लियर लिखी आती है कि इस पेशेंट की इतनी ऑक्सीजन सैचुरेशन है, इसको ये ट्रीटमेंट देती है, इसके भी खुद रेजिडेंट डॉक्टर्स आके बात करते हैं, हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स जाके वार्ड्स में बात करते हैं। तो मेडिकल कॉलेज लेवल पे तो टोटल ट्रांसपेरेंसी है, और जगह के लिए मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। नहीं सर, कमेंट नहीं, बट एज अ लेमैन पर्सन, आजकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और इन सब के रिसोर्सेज एग्जॉस्ट के लेवल पे आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं पेशेंट को या लेमैन को प्राइवेट जाना ही पड़ता है। तो एज अ लेमैन पर्सन हम कैसे पता कर ले कि ये प्राइवेट अथॉरिटी लीगली और प्रोफेशनली एलिजिबल है या नहीं है, या इधर जाना चाहिए ना चाहिए, कोई फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, कोई नॉन कोविड या कोविड अनकोविड पेशेंट का ही प्लाज्मा डोनेट कर देते हैं। आजकल कितने सारे केसेस आ रहे हैं। नहीं, देखिए अन कोविड पेशेंट का तो मैंने बताया ना कि आपको लाइसेंस ही गवर्नमेंट उनको मिलता है कि जहाँ बिल्कुल वो, क्योंकि ये लाइसेंस को प्राप्त करना इट इज नॉट ए इजी टास्क। पूरा उसके अंदर आके उनकी टीम आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से टीम आती है, पूरा इंस्पेक्शन होता है। सीएमएचओ जो है, चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर, उनके पास क्लियर लिस्ट होती है कि कौन कौन से हॉस्पिटल या ब्लड बैंक्स को प्लाज्मा थेरेपी के लिए, या आरसेक्स के पास, जो मैं बताया ना, राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी, उनके पास लिस्ट है। तो वो वहां से लिस्ट ले लें और उन्हीं ब्लड बैंक्स के अंदर जाएं जहां की प्लाज्मा थेरेपी के लिए लाइसेंस मिला। सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आप ऑलरेडी दे चुके हैं, लेकिन फिर भी ये थोड़ा नोट हो, इसलिए डाटा बैंक, गवर्नमेंट ऐसा कौन सा डाटा बैंक प्रोवाइड करती है जहाँ पे लिस्ट हो कि हाँ ये हॉस्पिटल है, ये डोनर्स है, ये एलिजिबल है, इनका प्लाज्मा लीजिए, इनका नहीं लीजिए, यहाँ जाके लीजिए, इनके पास अवेलेबल होएगा नहीं होएगा, ये इन्फॉर्मेशन हमें गवर्नमेंट की तरफ से या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की तरफ से कहाँ मिल सकता है? देखिए, जितने भी ब्लड बैंक्स हैं जो एसएमएस के अंडर में आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, हम जब आउटडोर कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं तो जो ब्लड डोनेट करता है उनके एड्रेसेस, उनके मोबाइल नंबर, ये सब हमारे पास होते हैं। इमरजेंसीज के अंदर हम लोग उन लोगों को कॉल करते हैं। इस समय कोविड के लिए कौन पॉजिटिव आया, कौन रिकवर हो गया, ये सारी डिटेल सीएमएचओ लेवल के ऊपर अवेलेबल है। तो अगर आप सीएमएचओ को अप्रोच करेंगे या हेल्थ डिपार्टमेंट को अप्रोच करते हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब को, तो वो आपको बता सकते हैं, क्योंकि अभी पूरा एक कंप्यूटराइज सिस्टम चल रहा है कि किस पेशेंट को राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में रखना है, किसको ईएसआई हॉस्पिटल में रखना है, कौन जयपुरिया में जाएगा, कौन कौन से कोविड सेंटर्स हैं, कौन कौन से नॉन कोविड हॉस्पिटल्स हैं, कितने लोग पॉजिटिव आए, कितने का वापस रिपीट टेस्ट हुआ, कितने रिकवर्ड हुए, कितनी डेथ हुई, वो सारा जो स्टैटिकल्स जो है वो सीएमएचओ और हेल्थ डिपार्टमेंट के पास है। आपको वहां से सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब ये है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो रिकवर्ड हुआ है उसको हम किस तरह से मोटिवेट कर पाते हैं, है ना। क्योंकि अगर कोई ये वॉलंटरी डोनेशन, इसमें हम किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकते, हम उनको एजुकेट कर सकते हैं, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये काम आप सब लोगों का भी है, एनजीओ का भी है, हमारा भी है, और हमारे सोसाइटी की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस कोरोना काल में जो महामारी के रूप में इस समय आया हुआ है, उससे लड़ने के लिए हम अपने प्रिकॉशंस तो रखें कि साथ के साथ लोगों को मोटिवेट करते रहें कि जिसकी खुद की जान बच रही है वो आके दूसरों की जान बचे।
सर आई वुड ऑल्सो से पब्लिकली प्लेटफॉर्म पे पब्लिक लेवल पे एक डाटा बैंक क्रिएट होना चाहिए जिससे लेमैन भी असेस कर सके, और हमें जब भी जरूरत हो तो हमें सोशल मीडिया पे रिक्वेस्ट ना डालना पड़े कि प्लाज्मा चाहिए, ये ग्रुप का चाहिए, ये ग्रुप का चाहिए, बिकॉज ये एजुकेशन बहुत कम है, बहुत कम एजुकेटेड लोग हैं, उनको पता नहीं कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाए। तो एक गवर्नमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव हो, एक पब्लिकली डाटा रिवील्ड हो तो बेटर है, बिकॉज गवर्नमेंट के पास में और भी बहुत सारे काम है। अब हम हर दूसरे दिन जाएंगे तो वो तो देंगे ही नहीं हमें। नहीं, आपको मैं बताऊं, जो राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी है, जो डायरेक्टरेट के अंदर बिल्डिंग के अंदर वहाँ है, वहाँ डायरेक्टर साहब बैठते हैं, उनके अंदर में सारे ब्लड बैंक्स हैं और उनके पास ये डेटा अवेलेबल है। अभी कुछ ऐसा चल रहा है, हो सकता है कि कुछ ब्लड बैंक्स के अंदर कंप्यूटराइज इन्होंने नहीं कर पाए हों, बट मोस्ट ऑफ द ब्लड बैंक्स जो गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर हैं वो सारा डेटा अपना भेज रहे हैं और उनके पास ये डेटा अवेलेबल है। थोड़ा सा अगर आप डायरेक्टर राजस्थान एड्स कंट्रोल सोसाइटी से अगर रिक्वेस्ट करेंगे, थोड़ा उनको परस्यू करेंगे, तो आप हो सकता है कि जो आप चाह रहे हैं वो बहुत जल्दी आपके लिए हो जाए, यही मैं चाहूँगा। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना टाइम स्पेयर किया, वैल्यूएबल टाइम दिया हमें, और आपके सारे एफर्ट्स के लिए सोसाइटी की तरफ से एज अ वॉरियर हम आप सबको सल्यूट करते हैं। थैंक यू सो मच आपके सारे एफर्ट्स के लिए, आपके टाइम के लिए, आपकी नॉलेज के लिए जो आपने हमारे साथ शेयर करी। मैं चाहूंगी अब लास्ट में सेक्रेटरी मिस्टर कुलदीप गुप्ता आपको एड्रेस करें एक थैंक यू नोट के लिए। थैंक यू सो मच अदिति। सबसे पहले मैं डॉक्टर अमित शर्मा जी को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि आप अभी कोरोना वॉरियर्स तो ठीक, आप एज ए डॉक्टर आप लड़ ही रहे हैं, बट अभी आप खुद भी कोरोना पेशेंट रहते और आपने उस पर रिकवरी की है और वापस फिर मानव सेवा समाज सेवा के लिए आपने वापस फिर उसी जुनून के साथ आप वापस एंगेज हुए हो। तो सबसे पहले सर आपको बधाई, और मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि जो सीए इंस्टीट्यूट जयपुर ब्रांच ने जो इनिशिएटिव किया है कि हम हमारे मेंबर्स और उनके फैमिली वालों को कैसे एजुकेट करें, कैसे गाइड करें, कैसे सपोर्ट करें, कैसे उनकी केयर कर पाएं। तो हमने ये जो इनिशिएटिव किया, आपने इसमें हमें सपोर्ट किया और आपने हमें कंसेंट दी और एक नॉलेजेबल सेशन में आपने हमारी इन्विटेशन एक्सेप्ट करी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा आज की हमारी मॉडरेटर श्री अदिति भाटिया जी का, जिन्होंने जयपुर ब्रांच के लिए और जो यहाँ के मेंबर्स हैं उन सब के लिए अपना टाइम निकाला और जो मानव सेवा के लिए एक छोटा सा कार्य था इसमें आपने अपनी भागीदारी आपने निभाई इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और हम आभारी रहेंगे सर आपका, और मैम आपका भी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत थैंक यू।